हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुरुजी ई क्लासेस। जैसे कि हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का विषय सामाजिक अध्ययन पर इतिहास को शुरू किए थे, उस पर हम लोगों ने पिछले वीडियो पे कर्नाटक के युद्ध, बंगाल विजय, प्लासी की लड़ाई, बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की संधि को देखा था। आज हम लोग गवर्नर जनरल के विषय में देखेंगे, जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड डलहौजी। इन सभी के विषय में एक एक कर देखेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे गवर्नर जनरल और वाइसरॉय। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे व्यापार के लिए आई थी, परंतु धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे कि प्लासी की लड़ाई जो कि बंगाल में लड़ी गई, बक्सर का युद्ध। तो यह लड़ाइयाँ लड़ी और धीरे धीरे भारत पे, पहले बंगाल पे अपना अधिकार जमाया और फिर धीरे धीरे भारत पे अपना अधिकार जमाया और यहाँ पर शासन करने लगे। तो शासन करने के लिए यहाँ पर गवर्नर और गवर्नर जनरलों की नियुक्ति की गई, जिनके नियंत्रण में भारत को चलाया जाता था। तो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, बंगाल का गवर्नर बनाया गया, जनरल नहीं, बंगाल का सबसे पहले गवर्नर बनाया गया। उसके बाद फिर बंगाल के गवर्नर जनरल बने। एक रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, तो उस रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए गए। फिर इसके बाद 1833 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। मतलब कि यहाँ पर सिर्फ राज्य, मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए। उसके बाद 1857 की लड़ाई के बाद यहाँ पर जो कंपनी का शासन था उसको समाप्त कर दिया गया और सत्ता क्राउन के हाथ में दे दी गई। तो यहाँ पर क्राउन के हाथ में जब सत्ता आई तो भारत के वाइसरॉय बनाए गए। उसके बाद भारत 1947 में आज़ाद हुआ। उसके बाद स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल फिर से बनाए गए, क्योंकि भारत आज़ाद हो गया तो इसलिए वाइसरॉय हटा करके फिर से यहाँ पर गवर्नर जनरल बनाए गए। और आखिरी में स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों, एक एक कर सभी को देखेंगे। सबसे पहले बंगाल का प्रथम गवर्नर, क्योंकि बंगाल में सबसे पहली लड़ाई लड़ी गई प्लासी की लड़ाई, जो अंग्रेजों द्वारा लड़ी गई और सिराजुद्दौला के साथ, जो कि 1757 में। तो इसलिए बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। अब वो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, क्योंकि इनके उसमें प्लासी की लड़ाई और बक्सर की युद्ध लड़े गए थे। उसके बाद बंगाल का आखिरी गवर्नर कौन था? वो थे वॉरेन हेस्टिंग। तो जो इसमें प्रथम थे, इसमें लास्ट थे, जो आखिरी में थे गवर्नर, वही हमारे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल होंगे। तो वॉरेन हेस्टिंग जो कि बंगाल के आखिरी गवर्नर थे और बंगाल के वही प्रथम गवर्नर जनरल बने, वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल थे, वह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल यही लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। उसके बाद गवर्नर जनरल के बाद भारत के प्रथम आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, जो कि भारत के प्रथम वाइसरॉय बने। 1857 में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और सत्ता क्राउन के हाथ में दे दी गई, इसलिए यहाँ पर वाइसरॉय नियुक्त किया गया। तो इसलिए जो भारत के प्रथम आखिरी गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, वो भारत के प्रथम वाइसरॉय बन गए। तो वाइसरॉय नियुक्त हुई 1858 में कैनिंग के। और आखिरी वाइसरॉय जो थे भारत के, वो थे माउंटबेटन, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने स्वतंत्र भारत के। तो माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और आखिरी गवर्नर जनरल भी थे। उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो कि श्री राजा गोपालाचारी जी थे, जो कि 1948 से 1950 तक बने। तो ये हम लोगों ने गवर्नर जनरल और वाइसराय के संबंध में जानकारी प्राप्त की। अब हम लोग देखेंगे एक एक कर सभी को। जैसे कि सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव जो कि बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, जिनका शासनकाल 1757 से 1760 तक चला। उसके बाद बीच पर ये चले गए। उसके बाद इनका शासनकाल 1765 से 68 तक इनका शासनकाल चला।
उसके बाद क्योंकि सबसे पहली लड़ाई इन्हीं के समय पे लड़ी गई थी 1757 में प्लासी का युद्ध। तो ये प्लासी के युद्ध के बाद इनको बंगाल का प्रथम गवर्नर बना दिया गया और ये भारत पे क्लर्क के रूप में आए थे, मतलब कि गवर्नरों को पत्र लिखने का कार्य किया करते थे। ये क्लर्क के रूप में आए थे। फिर उसके बाद ये बंगाल के प्रथम गवर्नर बना दिए गए। इन्हीं के समय पे प्लासी एवं बक्सर के युद्ध लड़े गए। प्लासी की लड़ाई जो कि सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में लड़ी गई 1757 में। बक्सर के युद्ध वो भी इन्हीं के समय में लड़ा गया 1764 में। और फिर इसके बाद अगर बक्सर का युद्ध भी इन्हीं के समय पे लड़ा गया था तो इलाहाबाद की संधि भी इन्हीं के समय पे हुई, जो कि 1 साल बाद हुई 1765 में। तो इलाहाबाद की संधि के नेतृत्वकर्ता भी रॉबर्ट क्लाइव थे। उसके बाद डचों ने आक्रमण किया था। उसके आक्रमण का सामना जो कि बेदरा के मैदान में किया गया, वो उसमें भी नेतृत्वकर्ता रॉबर्ट क्लाइव ही थे। तो डचों के आक्रमण का सामना भी किया। उसके बाद फ्रांसीसियों की चुनौतियों का समापन किया गया। फ्रांसीसियों ने चुनौतियां किए थे कर्नाटक के युद्ध के बाद, तो उन सभी चुनौतियों का समापन, उनको समाप्त किया भी रॉबर्ट क्लाइव ने। श्वेत विद्रोह, मतलब कि श्वेत विद्रोह वो था कि दोहरा भत्ता दिया जाता था। जो अंग्रेजी कर्मचारी थे उनको दोहरा भत्ता दिया जाता था, तो इसलिए श्वेत विद्रोह किया गया, जिसको बंद भी कराया था रॉबर्ट क्लाइव ने। उसके बाद बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत की थी। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत किसने की, तो वो रॉबर्ट क्लाइव थे, जो कि 1765 से 1772 तक चला। उसके बाद 72 में आए थे वॉरेन हेस्टिंग्स, उन्होंने इसको बंद कराया। तो द्वैत शासन क्या था? द्वैत शासन ये था कि जो भू राजस्व या दीवानी जो है, किसी भी ज़मीन की जो दीवानी है, वो उसकी वसूली जो करेगा वो कंपनी करेगी, और कंपनी उसकी वसूली करेगी, परंतु 25 लाख रुपए वो सम्राट को दे देगी। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था जो चलाएगी वो नवाब के कंधों में रहेगी। तो द्वैत शासन ये था कि जो भू राजस्व है, ज़मीन से जो पैसे मिलेंगे, वह उसकी वसूली जो करेगा वो कंपनी करेगी, और कंपनी 25 लाख रुपए राजा को देगी, परंतु प्रशासनिक व्यवस्था जो संभालेगा वो नवाब संभालेगा। तो यह द्वैत शासन था जिस पर कंपनी अधिक से अधिक मुनाफा कमा रही थी। तो बंगाल में द्वैत शासन की जो लागू किया वो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। उसके बाद इन्होंने आंतरिक नीति चलाई, जो कि कर्मचारियों को भेंट पर प्रतिबंध लगाया। आंतरिक नीति जिस पर कर्मचारी जो थे उनको भेंट देने पर प्रतिबंध लगाया गया। कोई भी कर्मचारी होगा वो निजी व्यापार नहीं करेगा, उस पर प्रतिबंध लगाया कि अपने आप से कोई व्यापार कर रहा हो छुप छुप कर। इंग्लैंड में फिर बाद में ये कहा जाता है कि बाद में भारत से ये वहाँ इंग्लैंड जाने के बाद वहाँ पर इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। और ये उस शासनकाल में भी थे जब हॉलवेल प्लासी की लड़ाई में वो भी कहा गया था, एक ब्लैक होल की घटना को जो प्रचलित करने वाले हॉलवेल थे 1760 में, तो वो भी घटना पे ये शामिल थे। मतलब कि ब्लैक होल की घटना पर भी रॉबर्ट क्लाइव थे। अब ये रॉबर्ट क्लाइव के संबंध में हम लोगों ने कुछ देखा। आप देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग के समय पे सबसे पहला पॉइंट तो हम लोगों को तो ये पता है कि ये भी वॉरेन हेस्टिंग, जिनका शासनकाल 1772 से 85 तक चला, 1785, वो क्लर्क के रूप में भारत आए थे, परंतु फिर यहाँ पर आखिरी गवर्नर थे। और फिर इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए गए। तो इसलिए वॉरेन हेस्टिंग जो कि आखिरी गवर्नर थे और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इसके बाद सबसे पहला काम इन्होंने किया 1772 में, जो कि द्वैत शासन चलाया गया था रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, उसको समाप्त किया। द्वैत शासन को फिर से एक बार समझेंगे। द्वैत शासन जिसमें भू राजस्व या दीवानी, उसकी वसूली कौन करेगा? कंपनी के पास रहेगी, परंतु कंपनी 50 लाख रुपए सम्राट को देगी प्रति वर्ष 25 लाख रुपए सम्राट को देगी। अब प्रशासनिक जो व्यवस्था होगी वो नवाब के कंधों पर होगी। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग द्वैत शासन में कंपनी को ज़्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि वो वसूली कर रहा है, बस उसको प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे ज़्यादा फायदा कंपनी को हो रहा था। तो इसको समाप्त किया गया 1772 में, द्वैत शासन को समाप्त किया गया। उसके बाद दस्तक और ददनी
प्रथा का अंत किया गया। कारीगरों के लिए ये प्रथा चलाई जा रही थी, जिसका अंत भी वॉरेन हेस्टिंग ने किया। तो वॉरेन हेस्टिंग ने दो चीज़ों का अंत किया, समाप्त किया, एक द्वैत शासन, दूसरा दस्तक और ददनी प्रथा का अंत किया। शैक्षिक सुधार में इन्होंने योगदान दिया, जैसे कि देखेंगे शैक्षिक सुधार 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स ने एथेटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो मतलब कि इन्हीं के शासनकाल में शैक्षिक सुधार भी किए गए। कलकत्ता में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। उसके बाद व्यावसायिक सुधार भी इनके शासनकाल में हुए, व्यवसायिक में अधिक से अधिक सुधार किया गया। बैंक की स्थापना की गई इनके शासनकाल में। कलेक्टरों की नियुक्ति की गई। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखा गया। फिर से ये हो गया, तो भ्रष्टाचार एक हटा देंगे। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखा गया। सुरक्षा का प्रबंध कराया गया कि जो सुरक्षा है उस सुरक्षा पर अधिक बल दिया गया, अधिक से अधिक सुरक्षा सभी को मिले। राजकोष के स्थानांतरण किया, मतलब कि जो राजकोष था उसको एक जगह से दूसरी जगह बदला गया। वो जगह थी मुर्शिदाबाद से कलकत्ता किया गया राजकोष का स्थानांतरण। और यहाँ से जाने के बाद कहा जाता है कि हेस्टिंग पर महाअभियोग लगाया गया, जो कि 1788 से 1795 तक लगा उन पर। ये महाअभियोग हर गवर्नर जनरल या वाइस रॉय पर लगता था, और भारत पर भी प्रधानमंत्रियों पर लगता है महाअभियोग। महाअभियोग ये होता है कि कोई भ्रष्टाचार करने पर किसी भी गवर्नर या गवर्नर जनरल पर ये महाअभियोग लगाया जाता है। तो ये हम लोगों ने हेस्टिंग्स के बारे में देखा। अब हम लोग देखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनका शासनकाल 1786 से 1795 तक चला। वो सिविल सेवा के, अब इनको जन्मदाता कहा जाता था, पहले इनके जन्मदाता किन? सिविल सेवा के जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस, पुलिस सेवा के जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इनका नाम बहुत लिया जाता है कि सिविल सेवा के जन्मदाता कौन है, पुलिस सेवा के जन्मदाता कौन है, तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। न्याय संबंधी सुधार भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। व्यापार संबंधी सुधार किया था। तो ये तो 4 पॉइंट जो हम लोगों को तुरंत याद हो गए। सिविल सेवा के, पुलिस सेवा के जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस, न्याय संबंधी सुधार, व्यापार संबंधी सुधार लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त मतलब कि परमानेंट लैंड सेटलमेंट, जो कि 1753 में शुरू हुआ। तो वो जमींदार को भूमि दे दी जाती थी सही तरीके से, पूरी जो भूमि होती थी वो परमानेंट सेटल कर दी जाती थी जमींदारों को, और उनसे कहा जाता था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से वसूली कीजिए और कंपनी को फ़ायदा पहुँचाइए। तो ये स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई। और कॉर्नवालिस सहित न्याय और प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब इनके समय पे न्याय प्रशासनिक व्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। समाधि मतलब कि कहा जाता है कि वॉरेन, इनके मरने के बाद, लॉर्ड कॉर्नवालिस के मरने के बाद इनकी जो समाधि थी उसको भारत में ही रखा गया। भारत में गाजीपुर पर इनकी समाधि बनी हुई है। तो ये हम लोगों ने कुछ लॉर्ड कॉर्नवालिस के विषय में देखा कि सिविल सेवा के जन्मदाता, पुलिस सेवा, न्याय संबंधी सुधार किए, व्यापारी संबंधी सुधार किए, स्थायी बंदोबस्त किया। तो ये कुछ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के विषय में। अब हम लोग देखेंगे लॉर्ड वेलेस्ली, जिनका शासनकाल ज़्यादा समयों के लिए नहीं था। लॉर्ड वेलेस्ली जो कि 1798 से 1805 तक जिनका शासनकाल चला। 1798 में ये सहायक संधि डुप्ले से कॉपी किए थे इन्होंने। ये सहायक संधि को डुप्ले से कॉपी किया था, जो कि हैदराबाद और अवध में चलाई गई थी, जिसपे भूभाग में ब्रिटिश सेना स्थान मिलता था। मतलब कि एक ऐसा कोई जगह दे दी जाती थी ब्रिटिश सेना को, और उसका जो धन का भुगतान होता था वो वहाँ का नवाब करता था। तो ये सहायक संधि भी लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा चलाई गई थी। तो यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा क्या संधि चलाई गई? तो वो सहायक संधि थी, जिस पर हैदराबाद अवध क्षेत्र पे जो भूभाग था ब्रिटिश सेना के स्थान दिया जाता था, और उसका जो धन का भुगतान था वो नवाब द्वारा किया जाता था। भारत में गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में, जो कि पहले हम लोगों ने देखा। ये लास्ट बंगाल के गवर्नर जनरल थे, परंतु भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग।
जो कि 1828 से 1835 तक इनका शासनकाल चला। इन्होंने सामाजिक सुधार पर बल दिया, जैसे कि सती प्रथा को इन्होंने अंत किया, और उसके बाद ठगों का अंत किया, जो किसी एक दूसरे को ठगा करते थे उनका अंत किया। दास प्रथा का अंत किया। कन्या वध प्रतिबंध लगाया कि किसी भी कन्या का वध नहीं किया जाएगा, उसको मारा नहीं जाएगा, तो इस पर भी प्रतिबंध लगाया। तो यह है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कुछ सामाजिक सुधार किए और सही सुधार थे यह। उसके बाद शिक्षा संबंधी सुधार किए, जैसे कि लॉर्ड मैकाले का जो आज्ञा पत्र आया था, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया और 1 लाख रुपए अंग्रेजी भाषा पर खर्च करने का बात कही गई थी। तो वह भी लॉर्ड मैकाले का जो विवरण पत्र था वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय पर ही आया था। तो ये शिक्षा संबंधी सुधार थे कुछ। फिर प्रशासनिक देखेंगे हम लोग। जो फौजदारी न्यायालय थे उसमें कमिश्नर को सौंप दिया गया। फौजदारी न्यायालय जो थी वो कमिश्नर को दे दी गई, और इलाहाबाद में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई। तो प्रशासनिक में 2 कार्य किए गए। जो फौजदारी न्यायालय थे वो कमिश्नर को सौंप दिए गए, और इलाहाबाद में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई। उसके बाद आर्थिक देखेंगे। उच्च पद पर जो बड़े पद हैं, ऊपरी पद हैं, उन पर भारतीयों की नियुक्ति की गई और उनको कम पैसे दिए गए। कम पैसे पर उनकी नियुक्ति की गई, जिससे जो अंग्रेजी शासन की पैसे की कमी भी ना हो और कम से कम उस पर यहाँ पर नियुक्ति भी हो जाए उच्च पद की। तो इन्होंने दिमाग का काम किया। उसके बाद अनेक पदों को समाप्त कर दिया। जो बेफुजी पद थे उन सभी को समाप्त कर दिया, सिर्फ कुछ ही पदों को रखा, और जो उच्च पद थे उन पर अंग्रेज़ों को हटा करके वहाँ भारतीयों की नियुक्ति की गई, जिससे क्योंकि अंग्रेज अधिक से अधिक पैसा लिया करते थे परंतु भारतीय कम पैसों पर भी मान जाते थे, तो इसलिए आर्थिक पर ये सुधार किए गए। लॉर्ड डलहौजी अब देखेंगे हम लोग। यह तो हम लोगों ने लॉर्ड विलीजी के बारे में देख लिया, लॉर्ड बेंटिंक के बारे में देख लिया। अब हम लोग लॉर्ड डलहौजी के बारे में देखेंगे। 1848 से 1856 तक इनका शासनकाल चला गया। इस पर इन्होंने व्यापागत सिद्धांत या विलय दिया, हड़प नीति जिसे कहा जाता है। तो इन्होंने यह भी सिद्धांत दिया, व्यापागत और हड़प नीति का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी द्वारा दिया गया। सैन्य सुधार पर इन्होंने बल दिया, जैसे कि तोपखाना खुलवाया मेरठ पर, सेना का मुख्य कार्यकाल शिमला पर चलवाया, तो ये सैन्य सुधार किए। रेलवे और तार व्यवस्था पर इन्होंने बल दिया, जैसे कि 1853 में मुंबई पे थाना बनवाया। तार सेवा आगरा से कलकत्ता को चलवाई, तो यह रेलवे और तार व्यवस्था की कुछ उन्होंने पहल की। शैक्षिक सुधार करवाया। चार्ल्स वुड का जो घोषणा पत्र आया था वुड डिस्पैच, उस पर प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा की बात की गई थी, वह भी लॉर्ड डलहौजी के समय पर ही चलाई गई। इन्होंने डाक व्यवस्था मतलब डाक व्यवस्था भी शुरू करवाई 1854 में। सिंचाई व्यवस्था करवाई इन्होंने, सिंचाई व्यवस्था पर, और सामाजिक सुधार करवाए। सामाजिक सुधार जैसे कि विधवा पुनः विवाह अधिनियम शुरू किया। आर्थिक सुधार करवाया इन्होंने। तो यह कुछ पॉइंट थे जो कि लॉर्ड डलहौजी के विषय में थे, जो कि हम लोगों को याद करने वाली कुछ बातें थी, जैसे कि व्यापागत सिद्धांत, विलय या हड़प नीति किसने चलवाई? लॉर्ड डलहौजी ने। सैन्य सुधार, ये तोपखाना इन्होंने बनवाया और मुंबई में थाने बनवाए। शैक्षिक सुधार याद करने योग्य है, डाक खाना याद करने योग्य है। तो यह कुछ बातें थीं जिनको हम लोग लॉर्ड डलहौजी के विषय में देखे। तो यह आज का वीडियो बस दोस्तों इतना ही। आज हम लोगों ने गवर्नर जनरल और वाइसरॉय के संबंध में कुछ पॉइंट देखे, जो कि डीएलएड 3rd सेमेस्टर में जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।